Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 सितंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के कंप्लीट न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लिप्ता को, गोरमा रीजन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI के नाम से जानते हैं, अक्सर ये न्यूज़ में हमको देखने को मिलता रहता है। तो कभी कभी ये न्यूज़ में देखने को मिलता तो है, लेकिन इस BRI को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर A अफ्रीकन यूनियन, B ब्राज़ील, C यूरोपियन यूनियन या फिर D चाइना। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको पता होगा ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ब्लैक टी शर्ट में, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। रीज़न क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और सुनो। आपको ये भी पता होगा पिछले 3-4 दिनों से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं अपने लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। दोनों के संबंध काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, स्पेशली G20 समिट के बाद में रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आए। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर एक और इशू निकल कर आता है। ये जो सिंगर आपको दिख रहा है इसका नाम है शुभ, वैसे शुभमीत यहाँ पर इसका पूरा नाम है। कई सारे इसके जो गाने हैं वो आज के समय पर पूरी तरह से फेमस हो चुके हैं। इवन यहाँ पे जो हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, जो शॉर्ट्स होते हैं उसके बाद जो रील्स होती हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियोस में, ऐसे रील्स के अंदर में ज़्यादा पॉपुलर आपको इसके सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको एक पंजाबी सिंगर देखने को मिलेगा जो कि आज के समय पर कनाडा में रह रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय पर हुआ क्या, देखो दोस्तों, इस साल ना खालिस्तान का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना। अभी हम लोगों ने देखा जो इस साल मार्च का महीना था, मार्च के महीने में अमृतपाल सिंह की वजह से पूरी तरह से जो ये खालिस्तान इशू है वो न्यूज़ में रहा। ठीक है, पंजाब के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, काफ़ी यहाँ पर जो रुकावटें हैं वो लगा दी गई थी लोगों के ऊपर, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा। कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हो चुके थे। खैर वो मुद्दा धीरे धीरे जैसे जैसे शांत हो रहा था, उसी दौरान यहाँ पे इस सिंगर ने, शुभ ने, अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर इंडिया का एक मैप लगाया। और वो जो मैप था वो एक डिस्टॉर्टेड मैप था। डिस्टॉर्टेड मैप मतलब वो मैप के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का रीजन नहीं था और पंजाब वाला रीजन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। खैर पंजाब वाले रीजन को लेकर अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, बट यहाँ पर वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा मैप के अंदर। तो जैसे यहाँ पर इसने स्टोरी लगाई उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि ये पूरी तरह से खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तान को यहाँ पर ये सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। आपको पता है ना खालिस्तान क्या है, बेसिकली पंजाब को, उसके आसपास के रीजन को तोड़कर एक नया देश बनाने की मांग की जाती है खालिस्तान की। यहाँ पे सिख कम्युनिटी के अंदर में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर खालिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे आज के समय पे आप देखोगे जैसे कनाडा के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, है ना, वहीं से ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं से वो अपने वोटिंग करवा रहे हैं, वहीं से रेफरेंडम कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। तो कनाडा के अंदर जो ये मुद्दा है ये काफ़ी लंबे समय से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार का जो सिनेरियो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंगर है शुभ, ये भी आज के समय पर कनाडा में है। अब होता क्या है दोस्तों, इसका ना एक इंडिया टूर होने वाला है। ठीक है, इंडिया टूर होने वाला होता है, यानी कि एक इंडिया मतलब ये इंडिया में आता और जगह जगह पर इसके कॉन्सर्ट होने वाले थे, जगह जगह पे ये गाने गाने जाता। और इसका जो ये टूर था पूरा, इसको स्पॉन्सर किया बुक माई टिकट ने। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बोट है जिसकी ईयरफोन्स आती हैं, हेडफोन्स आती हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसका जो ये स्पॉन्सरशिप है वो यहाँ पे पूरी तरह से ली, इसको स्पॉन्सर किया। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये मुद्दा, ये वापस से इंडिया कनाडा के रिलेशंस ख़राब हुए और बहुत ज़्यादा ये मुद्दा उठने लगा, उसके बाद यहाँ पर बोट ने अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो वापस ले ली है। प्लस ये जो बुक माई टिकट है, बुक माई शो है शायद, तो उसने भी यहाँ पे अपने सारे के सारे जो टिकट हैं, जो उसने बोल दिया कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर टिकट्स बुक करा लिए थे उनको हम रिफ़ंड कर देंगे और हम भी यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी स्पॉन्सर उसको वापस ले रहे हैं।
सब ने यहाँ पर स्पॉन्सर वापस ले लिया। इसका जो कॉन्सर्ट है वो आज के समय पर कैंसिल हो चुका है। ये आप देख पाओगे लगातार बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर कवर किया है कि जो शुभ का ये टूर था इंडिया के अंदर में, इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये जो कनाडा बेस्ड सिंगर है ये इतना ज़्यादा इशू क्यों फेस कर रहा है, मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर इसने एक डिस्टॉर्टेड मैप का यूज़ किया था इंडिया का। स्पेशली अब की बार मार्च के महीने में इंस्टाग्राम पे यहाँ पर वो स्टोरी लगाई थी और उसके बाद ये जो मुद्दा है ये उठना शुरू हो गया। उसके बाद आप देख पाओगे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ये भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि शुभ का जो टूर है ये कैंसिल हो चुका है और ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा है उसको लेकर यहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं। इवन यहीं पर ना एक और बातचीत हो रही थी कि जैसे विराट कोहली ने शुभ को फॉलो कर रखा था, शुभ ने भी विराट कोहली को फॉलो कर रखा था। विराट कोहली के कई सारे रील हैं शुभ के गाने के ऊपर में। तो पिछले कुछ समय पर न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि विराट कोहली ने शुभ को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है, ठीक है। अब विराट कोहली के बाद में शुभमन गिल और साथ ही साथ में यहाँ पर केएल राहुल, इन लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। तो बहुत सारे जो पॉपुलर या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उन्होंने यहाँ पर अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया शुभ को। तो ये बेसिकली कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया जो चर्चा हो रही है। उसके अलावा इंडिया का एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन, जैसे इंस्टाग्राम है ना, उस पर आप रील्स वगैरह बनाते हो, सॉन्ग्स वगैरह डालते हो, एडिटिंग वगैरह कर लेते हो, वैसे यहाँ पर एक ऐप है मौज नाम का। मौज आपने सुना होगा। तो इंडिया का जो ये ऐप है मौज एप्लीकेशन ने भी एक बड़ा एक्शन लिया और बोला यहाँ पर कि जो देश विरोधी पोस्ट हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मौज ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से शुभ के जो गानों की लाइब्रेरी है वो हटा दी है। उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर शुभ के गाने अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते और इसके सॉन्ग नहीं रखे जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अगर शॉर्ट्स वगैरह कोई वहाँ पे बनाता है या शॉर्ट्स वगैरह के अंदर कोई गाना यूज़ करता है तो यहाँ पे शुभ के गाने उसमें नहीं होंगे, वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इंडियन ऐप की साइड से एक एक्शन लिया गया है। इवन जो बोट की कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दिया था फिर वापस से ले लिया है, तो बोट कंपनी ने यहाँ पर अपना जो मैसेज देकर मेंशन किया है, इन्होंने ये बोला है कि हम तो प्योर इंडियन कंपनी है, ठीक है, और इंडियन कंपनी होने के नाते हम शुभ से स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे हैं। इस वजह से इसका जो ये टूर आज के समय पर कैंसिल हो चुका है। कभी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाऊंगा भी खालिस्तान का जो ये पूरा मुद्दा है, इसका इतिहास क्या है, कैसे इशू हुआ। अभी कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया था, एक एडिटोरियल कवर किया था खालिस्तान पर्टिकुलर इशू के ऊपर में। अब खैर वो वीडियो कौन सा है मुझे याद नहीं है, सर्च करके पता चलेगा, लेकिन टाइम मिलेगा तो मुझे एक पूरा सेपरेट वीडियो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आज के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आगे आते हैं दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर जो एक आर्टिकल है वो है वेमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। अब यार वेमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर हम लोगों ने परसों बहुत डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया है। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो प्लीज़ परसों वाला वीडियो ओपन करो और वहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मैंने आपको वेमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बताया है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस इन्फॉर्मेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, करंट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जो ये वेमेन कोटा बिल है ये कल न्यूज़ में था क्योंकि कल ये लोकसभा से पास हो गया था, और आज न्यूज़ में क्योंकि ये राज्यसभा से पास हो चुका है, ठीक है। तो राज्यसभा के भी सभी मेंबर्स ने यहाँ पर इसके सपोर्ट में वोट किया है। तो अभी वेमेन कोटा बिल क्लियरली यहाँ पर एक एक्ट बन जाएगा। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर आप कह सकते हो बोला है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सभी के सपोर्ट के माध्यम से जो ये बिल है वो पास हो चुका है। वरना आपको पता है ना, जो भी बिल पेश होता है पार्लियामेंट में उसको लेकर इशू चलता रहता है, काफ़ी लोग फेवर में है, काफ़ी लोग अगेंस्ट में है। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ये जो बिल है ये है कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल, 128वां अमेंडमेंट किया जाएगा यहाँ पर, और उसी के तहत में यहाँ पर इस बिल को लेकर आया गया है, जिससे यहाँ पर महिला को एक रिजर्वेशन मिलेगा हमारे पॉलिटिक्स के अंदर में। स्पेशली लोकसभा में 33% का रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बिल अभी पूरी तरह से पास हो चुका है दोनों ही हाउसेस से। और बोला ये जा रहा है कि देखो इस बिल को एक दूसरा नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है इस बिल को, ठीक है। तो बिल के बारे में अगर आपने बहुत डिटेल से जानना है, सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ परसों वाला वीडियो ओपन करना। परसों वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल से इस पूरे के पूरे बिल के बारे में समझा रखा है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस इन्फॉर्मेशन आपके साथ में कवर की गई हैं, डिस्कस की गई हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर फिलहाल। और परसों के वीडियो में ही सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा इस आर्टिकल को लेकर मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर इस आर्टिकल में कह सकते हो कि वनडे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोनों में क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होंगे। जैसे वनडे एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आया तो सीधा यहाँ पर आपको इन पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो आपको पर्सन दिख रही है न्यूज़ के अंदर में या फोटो के अंदर में, इनका नाम है सरोज वैद्यनाथन। ठीक है, तो ये एक भरतनाट्यम डांसर हैं। रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो 86 की यहाँ पर इनकी एज हो गई थी, प्लस यहाँ पर अभी जब डेथ हुई है तो इसी वजह से एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपसे डायरेक्टली यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है इनका। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये क्लासिकल डांसर थे, इनको ऑलरेडी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है 2013 के अंदर में। उसके बाद कई सारे और वेरियस अवार्ड्स को यहाँ पर कह सकते हो कि ये पा चुकी हैं, उनको जीत चुकी हैं, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बोले तो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारे एग्ज़ाम के लिए वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि क्या पढ़ना है इसमें से, तो स्पेशली यूपीएससी का सिलेबस उठाओगे तो जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा भरतनाट्यम डांस के बारे में पता होना चाहिए कि ये भरतनाट्यम डांस एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये जो आप बराबर में फ़ोटो देख पा रहे हो ना, ये भरतनाट्यम डांस का ही यहाँ पर एक फ़ोटो है, जिसके अंदर में कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह देकर यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो डांस है वो किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि इसका इतिहास वगैरह क्या है डांस का। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे भरतनाट्यम डांस का ओरिजिन कैसे हुआ, तो बोला जाता है कि अपने आप में एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस है, एक बहुत पुराना डांस है, जिसको बोला जाता है आज से लगभग 2000 साल पुराना है ये। ठीक है, और जो ज़्यादातर पॉपुलर फॉर्म्स हमारे क्लासिकल डांस की हैं उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ये भी है भरतनाट्यम। ये डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तमिलनाडु के अंदर में, स्पेशली तांजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ऐसा ध्यान रखना। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में 8 क्लासिकल डांसेस हैं, उन 8 क्लासिकल डांसेस में से एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस आपको ये भरतनाट्यम भी देखने को मिल जाता है। इस डांस की शुरुआत आप कह सकते हो जो भरत मुनि का जो नृत्य शास्त्र है, उस नृत्य शास्त्र के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो अगेन जैसे मैंने बोला, एक बहुत पुराना डांस फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण जो है ये एक टेक्सचुअल मटेरियल है। ठीक है, एक टेक्स्ट मटेरियल है, किसके थ्रू लिखा गया है, नंदिकेश्वरा जी के थ्रू। अब ये भी जो अभिनय दर्पण है ना, ये भी एक मेन सोर्स है जो हमें यहाँ पर बताता है कि जो भरतनाट्यम डांस होता है इसमें क्या टेक्निक यूज़ की जाती है और कैसे कैसे बॉडी का मूवमेंट करना पड़ता है, उसकी पूरी ग्रामर, पूरा A to Z सारा का सारा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर इस टेक्सचुअल मटेरियल के अंदर में मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्टाइल है ये लंबे समय से आप कह सकते हो कि चलता रहा, इस ट्रेडिशन को बरकरार रखा देवदासीज़ ने। देवदासीज़ कौन है, बेसिकली यहाँ पर कुछ यंग गर्ल्स, कुछ नौजवान यहाँ पर आप कह सकते हो लड़कियाँ हैं, जो कि खासकर उनके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स यहाँ पर अपनी उन बच्चियों को टेम्पल्स को गिफ्ट कर देते हैं। तो उन्हीं के थ्रू जो भरतनाट्यम डांस है वो लगातार परफॉर्म किया गया और इसको आज तक यहाँ पे बरकरार रखा गया। अब इस डांस के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये थोड़ा जान लेना इंपॉर्टेंट है। ये जो डांस है इसको हम लोग एकहर्या के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एक डांसर है ना, ये बहुत सारे रोल्स को प्ले कर सकता है एक ही सिंगल परफॉर्मेंस में। एक जो परफॉर्मेंस चलती है उसमें ढेर सारी जो कह सकते हो कि रोल्स हैं वो यहाँ पे निभाने पड़ते हैं। प्लस इस डांस के अंदर में कुछ मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, लेग का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, लेग, हिप और आर्म का ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर किया जाता है। प्लस आईज़ का मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हैंड जेस्चर्स आप यहाँ पर देख पाओगे, जिस तरीके से इस फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा, तो हैंड जेस्चर्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि कुछ जो अपने इमोशंस है उसको हम यहाँ पर दिखा सकें। इसके अंदर में भाव, राग, रास, ताल सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। ये जो पूरा फॉर्म ऑफ डांस है ना, ये थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे यहाँ पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो स्लो होने के बाद में बहुत फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर इसमें आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट है वो फास्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको एक फायर डांस का नाम भी देते हैं। प्लस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे तभी तो यहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाएगा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर में वोकलिस्ट हो गया, मृदंगम प्लेयर हो गया, वॉयलिनिस्ट हो गया, वीणा प्लेयर हो गया, ठीक है, तो सिंबल प्लेयर हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर बजाई जाती हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले वो हमारे प्लेयर हैं। तो इन सब चीज़ों को बजाया जाता है और जो भी यहाँ पर धुन निकलती है उसके धुन के बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये जो भरतनाट्यम डांस है इसको ये परफॉर्म किया जाता है। और जो पर्सन इस डांस को कंडक्ट करता है, इस डांस को करता है, उसको नतुवनर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली आपसे जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। ये पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेना। और इस पीडीएफ के अंदर में अगर आप देखोगे तो हर एक आर्टिकल के नीचे कुछ बैकग्राउंड डेटा दिया गया है। ठीक है, ये बैकग्राउंड डेटा आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसको ओपन करने के लिए आपने करना क्या है, एक एडोब एक्रोबेट नाम का ऐप है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर में उसको इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना। और उसको जैसे डाउनलोड करोगे और उस एप्लीकेशन में ये वाला पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको ये जो छोटे छोटे येलो डॉट्स हैं ये दिखाई देंगे।
और इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस भरी हुई है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप रोज़ रोज़ ये काम कर पाओ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं आपसे बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं। अब बस खाली थोड़ी देर मेरी बात को सुनो, उसके बाद यहाँ पे अपना डिसीजन लेना। दोस्तों, ये जो पेड ग्रुप है, इसी पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम अपना ये न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स होंगे, हर एक आर्टिकल के पीछे एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, और वो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, और आप देख पाओगे जो पिछले साल का प्रीलिम्स था, उससे पिछले साल का प्रीलिम्स था, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो से जो आए हैं वो सीधा सीधा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से आए। तो उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को तैयार करना, या फिर वीडियो में इतना सारा कंटेंट हो जाता है, उसको बैठकर लिखोगे, नोट्स बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इस वाले चैनल पर, यानी इस पेड ग्रुप में, आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ दिए जाते हैं। वो पीडीएफ दोस्तों प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, यानी चाहो तो आप उसका बहुत आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और प्रिंटेबल पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पर वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। चाहो तो उस प्रिंट आउट को डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो, या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर सकते हो। हाईलाइट करनी है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको डाउनलोड ही नहीं करना है, सीधा यहाँ पर आपने ग्रुप से पढ़ना है, तो ग्रुप के अंदर भी कंटेंट अवेलेबल है, उसको वहाँ से भी सीधा रीड कर सकते हो। और दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको जो मिलती हैं, ये इस पेड ग्रुप के अंदर में जस्ट 499 रुपीज़ में मिलती हैं। आपसे कोई ज़्यादा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, केवल 499 रुपये आपसे लिए जाते हैं फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको हमेशा हमेशा का वो जो एक्सेस उसका मिल जाता है। उसमें जो भी कंटेंट अपलोड होता रहेगा, उस सब को आप अवेल करते रहोगे। और इसको ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो और भी आसान है। क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, आपको ये नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा। आप डेमो वीडियो का लिंक को जो ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको पूरी तरह से दिख जाएगा कि एग्जैक्टली ग्रुप अंदर से दिख कैसे रहा है, मैं उसका कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और कैसे यहाँ पर उसके थ्रू जो है कंटेंट को सर्च करके पढ़ सकता हूँ। कुछ मेरा छूट गया है तो बैकग्राउंड कैसे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर में जो कंटेंट ऐसा नहीं है अभी से अपलोड हो रहा है, आपको जनवरी से लेकर सारा कंटेंट मिल जाएगा। समझ गए? तो उस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना डिसीजन लेना, उसके बाद जाकर यहाँ पर आप अपना पेमेंट करना। दोस्तों, साथ ही साथ एक बात जो हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट यार हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। आप पिछले 2 दिनों से लगातार लाइक्स को ढेर सारे लाइक्स पहुंचा रहे हो, आज भी आपने करके दिखाना है ना। दोस्तों, आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल, इसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने सजेस्ट किया है जीपीएस ट्रैकर्स टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। अब मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश में जेलें कितनी हैं, अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं जो कि इस आर्टिकल में मेंशन है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो पब्लिश हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू, 2021 का ये डेटा देखें तो इंडिया के अंदर में टोटल 1319 प्रिजन्स हैं। इतनी जेल हमारे देश के अंदर में है। लेकिन उन जेल के अंदर कैदी कितने हैं, तो कैदी की संख्या है 5,54,034, यानी कि 5,54,034। ये कैदियों की संख्या है। जेल की संख्या 1319, कैदियों की संख्या 5,54,034। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ये हमें नज़र आता है देखकर कि जेलों के अंदर कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग हो रही है। ओवर क्राउडिंग मतलब एक जेल में अधिक से ज़्यादा कैदियों को भर दिया गया है, जिसकी वजह से ढेर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, साफ़ सफाई ना मेंटेन कर पाना और प्रॉब्लम्स होना, जिसकी वजह से जो ये कैदी हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जान भी चली जा रही है। समझ गए? तो ये सिनेरियो इंडिया में नज़र आ रहा है। अब पता है दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या है, जो ये कैदी आपको दिख रहे थे सारे, इनमें से आधे से ज़्यादा जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मतलब इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं लेकिन ट्रायल चल रहा है। वो केस निपटेगा, उसके बाद जाकर मुजरिम साबित होते हैं तो जेल में रहेंगे, नहीं होता है तो छोड़ दिया जाएगा। आधे से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। इसी वजह से एक मैटर उठाया जाता है जिसको हम प्रिजन रिफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, उसी प्रकार से प्रिजन रिफॉर्म्स की भी बात की जाती है। तो यहीं पर क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट्री पैनल है, इन्होंने किस चीज़ की मांग की, इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए हम जीपीएस ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर कैदी है
उसको आप छोड़ सकते हो थोड़े समय के लिए, उसको आप बेल पर रिलीज़ कर सकते हो, क्योंकि कैदियों को बेल पे छोड़ दिया जाता है। अब भाई मान लो कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, लग रहा है इसको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, तो आप उसको बेल पर रिमूव कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो। जब बेल पर रिलीज़ करोगे तो उसको यहाँ पर एक कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेसलेट और जो एंकल ट्रैकर है वो दिया जा सकता है। एंकल ट्रैकर यहाँ पर उसके बॉडी में फिट करके उसको छोड़ा जाएगा, पैर में फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंकल मतलब हमारा जो पैर होता है ना, बिल्कुल लास्ट का जो पंजा है बेसिकली, वहाँ पे फिट कर दिया जाएगा, हाथ में फिट कर दिया जाएगा ये, और करने के बाद में इनको छोड़ दिया जाएगा। अब जाओ, जा सकते हो। अब क्या होगा कि जो जीपीएस ट्रैकर है ये इनको ट्रैक कर सकेगा कि ये इंसान कहाँ पर है, समझ गए। तो ये भाग नहीं सकेगा, और इससे क्या होगा, जेल की स्थिति थोड़ी सुधर पाएगी। जैसा सिनेरियो आज के समय पर है, एक जेल में बहुत सारे कैदी भरे हुए हैं, उससे बीमारियां फैल रही हैं और उससे यहाँ पर कुछ कैदियों की जान जा रही है, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी यहाँ पर ठीक हो पाएगी, समझ गए। तो प्रिजन रिफॉर्म के अंदर में एक चीज़ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल एक नया सजेशन आया पार्लियामेंट्री पैनल के साइड से, जहाँ पर हम जीपीएस ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए हमारे जेलों के अंदर। ये पूरा मैटर आप समझ गए। जीपीएस ट्रैकर से होता क्या है, ये भाई हमें लोकेशन देने का तो काम करता है, तो ये लोकेशन देगा उस कैदी की जहाँ पर वो जाएगा, इससे यहाँ पर वो पकड़ा भी रहेगा, हमारी नज़रों में भी रहेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हम अपने जेल को भी मेंटेन कर सकेंगे, उसके ऊपर जो अंडर ट्रायल का केस चला वो चलता रहेगा। अगर यहाँ पर हो सकता है कि बाई चांस मिस्टेकनली कि हम लोगों ने एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो अपराधी है, तो उसको यहाँ पे वापस से ले आया जा सकेगा, ठीक है, समझ गए। वैसे बेल पे रिलीज़ करने के बाद में उसके कुछ अपने आप में कुछ और प्रोसेस होते हैं, आपको पता होगा, तो वो इंसान वैसे भी कहीं जाता नहीं है इतना। तो ये कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल की साइड से सजेशन निकल कर आए। अब दोस्तों इसी वजह से हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हमें मेंस में लिखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेंस में जो चीज़ें आप लिख सकते हो इस आर्टिकल से, वो कुछ बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। यही बैकग्राउंड डेटा आपको पीडीएफ में दिया जाता है। तो इंडियन प्रिजन्स, भारत के जेलों का क्या सिनेरियो है, आओ थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। भारत की जेलें 3 प्रॉब्लम्स को मेजरली फेस कर रही हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ओवर क्राउडिंग, यानी कि अधिक से ज़्यादा कैदी होना। नंबर 2 प्रॉब्लम अंडर स्टाफिंग एंड अंडर फंडिंग। बहुत सारी जेलें ऐसी हैं जहाँ पर स्टाफ बहुत कम है, स्टाफ की पोजीशंस वैकेंट हैं, खाली हैं वो पोजीशंस, लेकिन उन पर रिक्रूटमेंट आज तक किया नहीं गया, लंबे सालों से रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा है। तीसरी प्रॉब्लम अंडर फंडिंग। अंडर फंडिंग कह सकते हो, जेलों के पास में फंडिंग की कमी है। अब फंडिंग नहीं आएगी प्रॉपर्ली तो जेल ऑपरेट कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम वायलेंट क्लैशेस। कई बार यहाँ पर जो क्लैशेस हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से आपस में कैदी भिड़ जाते हैं, इससे कई बार यहाँ पर जो बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप तिहाड़ जेल की न्यूज़ सुनते रहते होंगे, कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद में जो कुछ लोग हैं मिलकर एक कैदी को भी मार देते हैं, जान से मार देते हैं। इस प्रकार के सिनेरियो आप लोगों ने कई सारे रीसेंट एग्जाम्पल्स में देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे वायलेंट क्लैशेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 जो ये पब्लिश हुआ था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू, इन्होंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड करवाई। इस डिटेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कि उस समय पर जेल में 4 लाख 4.5 लाख के आसपास लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी वो 2016 का डेटा है, आज थोड़े से कैदी बढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें से भाई 50% से भी ज़्यादा, लगभग 68% जो कैदी वो अंडर ट्रायल्स थे, जिनके ऊपर अभी केवल ट्रायल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है। यानी उनको अननेसेसरली अरेस्ट कर लिया गया है, बिना बजाय अरेस्ट कर लिया गया है, प्रॉपर एविडेंस हमारे पास में है नहीं कि वो एक पर्सन कैदी है, समझ गए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर ओवर क्राउडिंग बढ़ती है। दूसरी प्रॉब्लम पता है जेल में क्या देखने को मिली, कि हम लोगों ने अभी जम्मू एंड कश्मीर में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू किया। अब लोगों को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पिछले कुछ समय पर कई सारे विवाद हुए आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में स्पेशली, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई मुद्दा ना क्रिएट हो जाए, कोई बवाल ना इंसान क्रिएट कर दे जम्मू एंड कश्मीर में। उस वजह से यहाँ पे उसके ऊपर शक था, इसी वजह से उस प्रॉब्लम को क्रिएट होने से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, उसको पहले से जेल में डाल दिया। और ऐसे केसेस बढ़ गए 2015 और 2016 में। 2015 में 90 लोग थे ऐसे, और 2016 में भाई 431 ऐसे लोग थे जिनको जेल में डाल दिया गया अननेसेसरली। तो अगेन इसकी वजह से भी ऑब्वियसली बात है जेल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे आएंगी। एक और प्रॉब्लम आती है जेल के अंदर में, वो है अनअवेयरनेस अबाउट सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो प्रिजनर्स हैं, कई सारे जो आपको कैदी देखने को मिलेंगे, वो एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि भाई अब उनको छोड़ना ही छोड़ना है। आप उनको जेल में आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी सज़ा है वो पूरी काट ली है, जो सज़ा उनको मिली थी। तो सेक्शन 436A ऑफ द सीआरपीसी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में कैदी को छोड़ने की बात करता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है, इसकी वजह से कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर छूट नहीं पाते। जैसे 2016 का एग्जाम्पल दिया गया, 2016 में 1557 अंडर ट्रायल्स थे ऐसे जो कि एलिजिबल थे, जिनको छोड़ना चाहिए था जेल से,
लेकिन पता है केवल 929 को छोड़ा गया, बाकी लोगों को छोड़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारी जेलों के अंदर में अननेचुरल डेथ भी हुई है पिछले कुछ समय पर, और वो अननेचुरल डेथ इंक्रीज़ हुई हैं। डेथ वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मृत्यु हो गई उस इंसान की। जैसा आप देख पाओगे 2015 में ये 115 लोगों की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद एक साल बाद या आप देखोगे तो 231 लोगों की डेथ हो गई, और ये डेटा बढ़ता हुआ चला गया। प्लस रेट ऑफ सुसाइड्स इंक्रीज़ हो गई, खासकर यहाँ पर इस जेल के अंदर में। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे जेल के अंदर में जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए वो नहीं है। भाई इतनी सारी जेलें, हज़ारों जेलें हैं, उनके लिए यहाँ पर केवल एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपने रख रखा है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि हज़ारों से ज़्यादा जो कैदी हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, अपने दिमागी संबंधित बीमारी से गुजर रहे हैं, तो उनको एक ट्रीटमेंट देना वहाँ पर ज़रूरी है। और इसी के बेसिस पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही जो प्रिजन रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम है जस्टिस अमितवा रॉय कमेटी। तो इस कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि बिल्कुल हमें अपने जेल के अंदर में एक सुधार चाहिए, रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए। रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? तो उस कमेटी ने यह बोला कि भाई ओवर क्राउडिंग से निपटने के लिए आप स्पीडी ट्रायल को अपनाओ, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी लोगों को अरेस्ट किया है आपने, तो जो अननेसेसरी तरीके से लोगों को अरेस्ट किया है फटाफट आप उनको रिलीज़ करो, भाई जेल से निकालो। और उसके लिए आपको जो अपना ट्रायल करने का प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। अपने केस को निपटाने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करो। ठीक है, लॉयर टू प्रिजनर रेशो को इंप्रूव करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैदी बहुत सारे हैं, लॉयर बहुत कम है, भाई केसेस बहुत धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रेशो इंप्रूव करना पड़ेगा। कैदी हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में लॉयर्स भी होने चाहिए, ताकि यहाँ पर उनका केस को अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकें। फिर उसके बाद में एक और काम कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करना चाहिए। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये क्या करेगा, छोटे छोटे मुद्दों को अपने आप ही देख लेगा और तेज़ी से ये मुद्दा निपट जाएगा। अभी क्या है भाई, केस आ जाता है और वो पेंडिंग पड़ा रहता है, 4-4, 5-5 साल तक उस केस की सुनवाई नहीं हो पाती है। इस चक्कर में वो कैदी जो है जेल में पड़ा हुआ है, समझ गए? तो ये जो यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो जल्दी सुनवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये तो यहाँ पे जेल के लिए बताया कि भाई ये सुधार होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो कैदी हैं उनके लिए क्या सुधार होने चाहिए, इनको कुछ यहाँ पर सुविधाएँ प्रोवाइड करवाओ, जैसे फ्री फ़ोन कॉल वगैरह की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए इनके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर में एक दिन यहाँ पर ये अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। लीगल एड प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, इनको कुछ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनको एजुकेट कर सकते हैं। प्लस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं ट्रायल के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी जो केसेस हैं उनको निपटाया जा सके। उसके बाद एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसी कमेटी ने एक और सजेशन दिया कि भाई यहाँ पर देखो हमारे जेलों के अंदर में कुछ वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, स्पेशली यहाँ पर जो स्टाफ है उन वैकेंसीज़ को हमें जल्द से जल्द भरना पड़ेगा। ठीक है, उन वैकेंसीज़ को भर के हमें सारा काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहीं पर ना एक पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। आप भी सोच रहे होंगे जो ये जेल का सिनेरियो है ये किसके अंडर में आता है, हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आता है या राज्य सरकार के अंडर में आता है? आओ मैं आपको ये समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अगर आप देखते हो तो ये जो जेल का सिस्टम है ना, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे भारतीय संविधान में 7वें शेड्यूल में आपको पता है 7th शेड्यूल के अंदर में हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और साथ ही साथ में स्टेट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं वहाँ पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाएगी, और ऐसे यहाँ पर यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स दिए गए वहाँ पर दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये पूरा प्रिजन, ये जेल का सिनेरियो है, जेल का जो पूरा मैटर है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट में आता है। स्पेशली यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट में जो हमारी एंट्री नंबर 4 है लिस्ट नंबर 2 की, वहाँ पर इसको रखा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर हमारी जेलों को मैनेज करने की, उसके मैनेजमेंट की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब स्टेट गवर्नमेंट की है, हमारी राज्य सरकारों की है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी हुआ हमारा समाप्त। आर्टिकल पढ़ा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने PDF को कुछ इस प्रकार से चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ पर इस पर एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ये एडिटोरियल है। आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, साइलेंट किलर के नाम से इस एडिटोरियल को दिया गया है। ये बेसिकली हाइपर टेंशन के बारे में फोकस करता है। जो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर में, और उसको लेकर हम कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो लापरवाही कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने इस आर्टिकल में मेंशन की हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स, वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर जो साइलेंट किलर को लेकर ये एडिटोरियल है क्या बोलता है। दोस्तों बोला जा रहा है कि दुनिया भर में जो हाइपर टेंशन है इसकी वजह से हर 3 में से जो एक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, और हर 5 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने हाइपर टेंशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं,
अपना जो परहेज वगैरह करके, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। क्योंकि हाइपरटेंशन को, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। ज़री सी चूक, इंसान की डेथ। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के लिए जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ये ब्लड प्रेशर होता है, और स्पेशली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना, और इसको आप चेक भी ना कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत आसान काम है, कोई बहुत भारी काम नहीं है। आपने थोड़ा सा परहेज करना है, सॉल्ट वगैरह यानी नमक वगैरह के ऊपर ध्यान देना है। कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, आपने एक गोली डेली खानी है, तो उससे यहाँ पर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रख सकते हो। लेकिन कर क्या रहे हैं हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। और आज के समय पर हमारे, आप मानोगे ये बात कि जो खान पीन है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, अनहेल्दी हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा तो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। क्योंकि भाई जैसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हुआ, इससे जो हमारी दिल से संबंधित बीमारियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, इंसान को स्ट्रोक लग सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो बीमारी है वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई आप किस हेल्थ रिस्क से गुजर रहे हो, और स्पेशली हाइपरटेंशन से गुजर रहे हो तो आप ठीक हो सकते हो। लेकिन करना क्या है, कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस करना है। स्पेशली आज के समय पर वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं, जो ऑलरेडी शुगर वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और उनको ऊपर से ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी, उनके लिए तो और ज़्यादा घातक बन जाता है ये ब्लड प्रेशर। समझ गए। ऐसे व्यक्ति जो तंबाकू खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, यानी तंबाकू का नशा है बस खाली, अब वहाँ पे उसको छोड़ नहीं सकते। शराब का नशा है, लत है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, और ऊपर से ब्लड प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये एक इंसान की डेथ का कारण बन सकती है। समझ गए। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं हाइपरटेंशन के लेवल्स को लेकर, और यहाँ पे बोला है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया, बोला 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग 188 मिलियन, कितने, 188 मिलियन, 188 मिलियन इंडियंस जो स्पेशली एडल्ट है, जिनकी उम्र 30 से लेकर 80 तक है, 30 से लेकर 80 साल तक है, वो हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। और इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो अपने बॉडी का चेकअप प्रॉपर नहीं करवा पाते, उन्होंने अपने आप को डायग्नोज ही नहीं करवाया है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को डायग्नोज करते हैं और फिर उसके बाद में चेकअप करवाने के बाद में उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और खासकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो महिलाएं होती हैं, जो वेमेन हैं, वेमेन कहीं ना कहीं मेन से यानी पुरुष से बेहतर है इस कंडीशन में। उनके लिए उनका जो डायग्नोसिस प्रोसेस वो थोड़ा बढ़िया देखने को मिला है, और उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा है बीपी को। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मेन है उनका जो बीपी है वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद में कुछ और रिपोर्ट्स ने बोला है, यहाँ पर ये बोला है कि स्ट्रोक की वजह से जो लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक है, स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है वो काम करना ही बंद कर जाता है। इसकी वजह से जो लोगों की मृत्यु हो रही है, ये आप देखोगे हर साल हर 1 लाख में से लगभग 108 से लेकर 172 के आसपास लोग हैं, 108 से लेकर 172 के आसपास लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आप इमेजिन करो 108 से लेकर 172 हर 1 लाख में से उनको स्ट्रोक लग रहा है। समझ गए। इसका फैटिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2019 की एक और रिपोर्ट आई उसके अंदर ये बोला गया है कि जो हार्ट अटैक है ये इंडिया के अंदर में एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हो रही होगी उनमें से एक केस यहाँ पर, या फिर एक जो सोर्स, एक फैक्टर है वो यहाँ पर हार्ट अटैक भी है। समझ गए। और अब यहाँ पर स्टडी क्या बोलती है, स्टडी ने यहाँ पर यह दिखाया कि जो एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो यहाँ पर नमक खाया जा रहा है, काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं ना, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खा रहे हैं एक दिन के अंदर। और 5 ग्राम से ज़्यादा अगर आप नमक खा रहे हो एक दिन में और डेली बेसिस पे ये प्रोसेस कंटिन्यू है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकता है। ऐसे कई सारे लोग ऐसे हैं, कई प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन उनको इसी वजह से हो गया, ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उनका सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। हाल ही में कुछ एडिटोरियल आया था, हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि सॉल्ट इंटेक के ऊपर कितना प्रॉपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि कम से कम जितना WHO ने बोल रखा है कि भाई एक दिन में आपको 5 ग्राम से कम यहाँ पर जो है सॉल्ट का इंटेक करना है। एक दिन में 5 ग्राम से कम का सॉल्ट इंटेक करना है, ये आपका एक टारगेट है। लेकिन आजकल जो हम चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट ये सारी चीज़ें जो खा लेते हैं ना, उनमें उससे ज़्यादा नमक पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उस सॉल्ट इंटेक की वजह से क्या हो रहा है, इंसान की जो ये जान है वो जा रही है।
और 2025 तक हमारे लोगों का जो सॉल्ट इनटेक है वो और तेज़ी से बढ़ने वाला है, कम करने के बजाय, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आजकल आप देखोगे बहुत सारा जो शुगर कंटेंट हमको देखने को मिलता है पैकेज वाले फूड आइटम्स में, सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है पैकिंग वाले फूड आइटम्स में, और वो पैकिंग वाले फूड आइटम्स, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जा रही हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है या इम्प्रूव करना है उसको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने फोकस करना ही होगा कि आप थोड़ा अपना परहेज करो या अपने डाइट के ऊपर फोकस करो। जो खाएंगे शरीर के अंदर में वही यहाँ पर ऊपर दिखाई पड़ता है, ये भी याद रखना। उसी तरीके से यहाँ पे बॉडी काम भी करती है जिस तरीके से आप बॉडी को अपना पोषण देते हो। और मैं आपको बता दूं, इसी के लिए ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसको हम IHCI के नाम से जानते हैं। ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली इस इनिशिएटिव ने 5.8 मिलियन के आसपास जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया 27 राज्यों में जून 2023 तक। तो इससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है इस इनिशिएटिव के माध्यम से। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो और लेकर आते रहें और लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते रहें। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर आप ये वाला जो फोटो देख पा रहे हो, उसके अंदर में मेंशन किया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उसको स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारी आर्टरीज है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर ब्लड फ्लो यहाँ पर आपका नहीं देखने को मिलेगा, और जैसे ही ब्लड फ्लो रुक गया बॉडी में, समझना यहाँ पर एक झटका लगने वाला है। क्योंकि ब्लड फ्लो से ही क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रहा है, और ब्लड रुकने का मतलब वहीं पर स्ट्रोक आ जाना। ऐसे यहाँ पर हार्ट फेलियर का यहाँ पर एक केस देखने को मिलता है। इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान का जो ये हार्ट है उसका साइज़ बढ़ने लगता है ना। वो जो हार्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पर जो ब्लड है उसको बॉडी में सप्लाई करना बंद कर जाता है, और इसकी वजह से भी कई सारे लोगों का जो हार्ट है वो फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक इंसान के अंदर में बॉडी का फ्लो कम होने की वजह से उसके बॉडी में कहीं ना कहीं उसकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसका जो ब्लड फ्लो कम हो चुका है उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से यहाँ पर वो पर्सन गुजर सकता है। इतना ही नहीं, विजन लॉस हो सकता है, क्योंकि अगेन जो आई के अंदर आंखों में जो वेसल्स हैं वो यहाँ पर काम करना बंद कर जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी आर्टरीज है वो डैमेज हो जाएंगी, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, अगेन हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किडनी फेलियर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, ये हमारी आर्टरीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं, नैरो कर देती हैं। किडनीज़ हमारी बहुत तेज़ी से, कह सकते हो, ऑर्गन्स हमारा ख़राब हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के समय में अगर किडनी फेलियर किसी का देखने को मिलता है तो उसके पीछे सेकंड मोस्ट जो रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से लोगों की किडनीज़ फेल होती हुई नज़र आती हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से जो पॉइंट है वो समझ में आ चुका है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जो कि बहुत रेलिवेंट है। इस डेटा को बहुत ध्यान से कान खोलकर सुनते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड करवाया नीचे, ये बैकग्राउंड डेटा आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, जो कि हमारे आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है। ये डेटा थोड़ा सा पीछे का होता है और जो यानी एग्जाम में सीधा आपको हेल्प करता है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हाइपरटेंशन कहाँ पर आज के समय पर भारत में देखने को मिलता है ये ज़रूर जान लो, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में। जो हमारे साउथ के राज्य हैं ना, जैसे केरला, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको हाइपरटेंशन नज़र आएंगे। और स्पेशली केरला में 32.8% मेन हैं और 30.9% वेमेन हैं जो आज के समय पर हाइपरटेंशन से गुजर रही हैं। और केरला के बाद में दूसरा जो यहाँ पर राज्य है वो तेलंगाना देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के केसेस हमको नज़र आते हैं। ठीक है, 21.3% वेमेन और 24% जो मैन जिनकी उम्र यहाँ पर 15 से ऊपर है, इतने लोग हैं हमारे देश में जिनको हाइपरटेंशन है, वो इस हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं। और इसी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका नाम है IHCI, दैट इज़ इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में। पहले साल में इस प्रोग्राम ने लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, 5 राज्य के 26 डिस्ट्रिक्ट। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इनके 26 डिस्ट्रिक्ट्स में इस कंट्रोल इनिशिएटिव को चलाया गया। फिर साल भर जैसे खत्म होता है, दिसंबर 2020 तक आप कह सकते हो, ये जो इनिशिएटिव है इसको 10 राज्यों तक पहुंचा दिया गया और 10 राज्यों के 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में इसको फैला दिया गया। अब वो 10 राज्य कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल। तो जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, स्टेट गवर्नमेंट है, WHO इंडिया है। इन सब ने मिलकर ये 5 साल का एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई इस 5 सालों के अंदर में हम क्या करेंगे, अलग अलग एरिया में, स्पेशली गाँव वाले एरिया में, जगह जगह पर ध्यान रखेंगे इस हाइपरटेंशन के केसेस का, उसको हम मॉनिटर करने का काम करेंगे। और मॉनिटर करने के साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपरटेंशन केसेस जैसे यहाँ पर पता चल जाएगा एक इंसान को हाइपरटेंशन, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इंडिया ने यहाँ पर इसको लेकर अपना जो एक गोल है वो भी डिसाइड कर रखा है, 25/25 गोल हमें अचीव करना है। ये जो गोल है ना, इसका मेन मकसद क्या है? देखो, इस गोल का मेन मकसद है कि जो प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी है, यानी कि एक इंसान की मृत्यु समय से पहले हो जा रही है हाइपरटेंशन की वजह से या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, इसमें आपकी डायबिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही आ गई, तो एक इंसान की जान कह सकते हो कि समय से पहले चली जा रही है। तो हमें यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको कम करना है और 2025 तक इस प्रकार से जो लोगों की मौतें हो रही हैं उनको हमें 25% तक कम करना है। तो 2025 तक 25% ये केसेस कम करना है। इसी वजह से 25/25 का जो गोल है ये भारत का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक स्पेशल फोकस हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी है कि 2025 तक लगभग 25% कम लोगों के अंदर में, मतलब 25% लोगों के अंदर में हमें ब्लड प्रेशर का जो एक केस है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कर देना है या ना के बराबर पहुँचा देना है। समझ गए? तो अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा एडिटोरियल है वो क्लियर हो चुका है कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले आर्टिकल में डिस्कस करता नहीं हूँ, लेकिन आज एक एडिटोरियल है और स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। जैसे 2021 में भाई झटका दे दिया था यूपीएससी ने, लगातार 2 क्वेश्चन दे दिए स्पोर्ट्स को लेकर, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, एक नया आर्टिकल है, चर्चा में है, तो एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियस सी बात है रेलिवेंट है। स्पेशली हमारे वनडे एग्जामिनेशंस हो गए, बाकी सारे एग्जामिनेशंस हो गए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, यानी आर्टिकल क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से चाइना में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो हमारा गेम है, पहली चीज़ आप इस गेम का नाम सुनो, ये जो एशियन गेम्स होने थे ये अभी यहाँ पर चाइना में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से चाइना में गेम नहीं हो पाए, तो लास्ट गेम 2021 में ही खेला गया था। अब 2021 के बाद में अब यहाँ पर ये जो गेम है ये कहाँ पे हो रहा है, हांगझोउ में। हांगझोउ बेसिकली चाइना में। तो इस गेम की शुरुआत हो चुकी है। ये एशियन गेम्स की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, और एशियन गेम सबसे पहला जो गेम है ये दिल्ली के अंदर खेला गया था 1951 में, ठीक है, सबसे पहला गेम 1951 में दिल्ली में खेला गया था। लेकिन अब की बार 2023 में चाइना में जो ये 19वां एशियन गेम खेला जा रहा है, इस एशियन गेम के अंदर लगभग 12,500 एथलीट्स हैं, कितने, 12,500 एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि पिछले साल टोक्यो ओलंपिक से भी ज़्यादा एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो साल ब साल स्पोर्ट्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टिसिपेशन है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है। तो एशियन गेम्स की हम लोगों ने बात की। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जो गेम्स इसमें प्ले किए जाएंगे, उन गेम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों के नाम वगैरह दिए गए हैं जिनके पास में ऑलरेडी कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो एक एक करके यहाँ पर उन सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स के बारे में कुछ बेसिक और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 का जो ये गेम है इसको नाम दिया गया है हांगझोउ 2022 एशियन गेम्स। ये 19वां गेम है, ध्यान रखना 19वां सेशन किया जा रहा है एशियन गेम्स का। ये कहाँ पर होगा, हांगझोउ चाइना के अंदर में 23 सितंबर से शुरू होने वाला है, 8 अक्टूबर तक ये गेम चलने वाला है, ठीक है। वैसे 2022 में होना था, बट कोविड-19 की वजह से 2022 में हो नहीं पाया। अब क्या है, ये जो एशियन गेम्स है इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एशियन गेम जो है अपने आप में पूरे एशिया का एक सबसे बड़ा स्पोर्ट माना जाता है और हर 4 साल में एक बार होता है। इस स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नाम की जो बॉडी है ये इस एशियन गेम को होस्ट करती है, हर साल ऑर्गेनाइज करती है। और इस बार यहाँ पर एशियन गेम का जो सिंबल है, हर साल एक सिंबल होता है, इस बार यहाँ पर जो एक सिंबल है वो यहाँ पर आपको राइजिंग सन देखने को मिलेगा। एक सूर्य निकल रहा है ना, उसके कुछ इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, तो उसके साथ यहाँ पर ये पूरा सिंबल को दिखाया गया है। और ये जो गेम है ना, इसको एक रिकग्निशन मिला हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की साइड से। इस गेम का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको आज़ादी मिली, है ना। और आज़ादी मिलने के बाद में जब से एक यहाँ पर आप देख पाओगे एक पर्सन है जिनका नाम है गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी बेसिकली इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे, और इन्होंने यहाँ पर एशियन गेम्स का आइडिया रखा के अंदर में कंट्रीज़ हैं, उन सब के बीच में भी हम एक गेम को खिलवाएंगे, एक स्पोर्ट्स हुआ करेगा। तो एशियन गेम्स का यहाँ पर एक स्पोर्टिंग इवेंट लाने वाले जो पर्सन है, इस आइडिया को प्रपोज करने वाले जो पर्सन है, उनका नाम है गुरुदत्त सोंधी। ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी एशियन नेशंस होते हैं, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। और सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान रखना, इस बार का ये 19वां एशियन गेम है जो चाइना में हो रहा है,
ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की, इन गेम्स को कंट्रोल कौन करता है। तो इन एशियन गेम्स को रेगुलेट करने वाली हमारे पास में एक बॉडी है, एशियन गेम्स फेडरेशन। ये 1951 से लेकर 1978 तक इसको कंट्रोल किया करती थी, लेकिन 1982 के बाद में एक नई बॉडी आ गई जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं और बोला भी था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो एशियन गेम्स फेडरेशन ने 1951 से लेकर 1978 तक एशियन गेम्स को रेगुलेट किया, लेकिन उसके बाद जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसने यहाँ पर इस पूरे एशियन गेम्स को रेगुलेट करने का काम किया है। और इंडिया जो है कहीं ना कहीं इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता है इन एशियन गेम्स के अंदर में। साथ ही साथ में हम लोगों ने पहला एशियन गेम को होस्ट भी किया था, इस वजह से हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा और है यहाँ पर। उसके अलावा जो पहला एशियन गेम है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद जो नवा एडिशन है, 9th एडिशन, वो भी यहाँ पर न्यू दिल्ली में ही हुआ था, नवंबर दिसंबर 1982 के अंदर में। ठीक है, और जो अप्पू द इंडियन एलिफेंट, ये एक इंडियन एलिफेंट है, ये हमारा पहला मैस्कॉट, पहला सिंबल हुआ करता था एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, अब की बार जो 19th एशियन गेम हो रहा है होंगजाऊ चाइना के अंदर में, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब की बार जो ये गेम चल रहा है, जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें 40 स्पोर्ट्स को रखा गया है, 61 डिसिप्लिन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 54 कॉम्पिटिशन वेन्यूज़ होने वाले हैं अलग अलग शहरों के अंदर। हांगजाऊ के अंदर में अलग अलग शहरों में यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स है वो उसको प्ले किया जाएगा। इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, तो आर्चरी हो गया, आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, बॉक्सिंग, ब्रेकिंग, हॉकी, मॉडर्न पैथलॉन, उसके बाद सेलिंग, टेनिस, वाटर पोलो, इस प्रकार के कई सारे गेम्स यहाँ पर होने वाले हैं। और ये सारे गेम्स के थ्रू यहाँ पर जो पर्सन है वो एक ओलंपिक क्वालिफायर की तरह सर्व भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 2024 में पेरिस के अंदर में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई भी करने वाले कई सारे इस प्रकार के स्पोर्ट्स भी आपको ये देखने को मिलेंगे। प्लस अब की बार 19वां जो एशियन गेम है, इसका जो मास्कॉट है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, तो इसका सिंबल दोस्तों आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, 3 रोबोट हैं। ठीक है, रोबोट का एक ग्रुप है, एक का नाम है चेन, एक का नाम है कॉन्ग, एक का नाम है लैन। तो ये 3 रोबोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 19th एशियन गेम के। ये इनका जो फोटो है वो आपको ये नज़र आना चाहिए। और अब की बार 19वें एशियन गेम का जो ये टॉर्च है, उस टॉर्च का नाम दे रखा है एटर्नल फ्लेम। ध्यान रखना, जो 19th एशियन गेम का टॉर्च का नेम है वो है एटर्नल फ्लेम। क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में। और इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो इंस्पायर किया गया है, यानी कि उस टॉर्च का जो डिज़ाइन है उसको इंस्पायर किया गया है किससे, लियांगजाऊ कल्चर ऑफ एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन से। तो चाइनीज सिविलाइजेशन अपने इतिहास से यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्पायर होने के बाद में उन्होंने इस प्रकार का जो डिज़ाइन है वो रखा है। अब यूपीएससी ने 2021 में दोस्तों इस प्रकार के सवाल पूछे। जैसे पहले एक सवाल ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। 32वें समर ओलंपिक्स को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। कि जो ऑफिशियल मोटो है उस समय पर ओलंपिक्स का एक न्यू वर्ल्ड है। दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल, ये सब ओलंपिक्स में होते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। तो स्पोर्ट्स को लेकर 2021 का ये सवाल था। उसके बाद 2021 में एक और सवाल पूछ लिया गया, अगेन स्पोर्ट्स का ही था, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, जो कि लाया गया था साल 2000 में, उसको लेकर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि जो अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड है, ये पहला पर्सन था जिसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला था, यानी कि पहला विजेता जिसने यहाँ पर इस अवार्ड को जीता। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो अवार्ड है ये ज़्यादातर रिसीव किया जाता है फॉर्मूला 1 प्लेयर्स के थ्रू, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, रॉजर फेडरर को यहाँ पर ये अवार्ड मिला था, ऐसा यहाँ पे बोला जाए। सबसे ज़्यादा बार ये जो अवार्ड है बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में, वो सबसे ज़्यादा बार अवार्ड रॉजर फेडरर को मिल चुका है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर, कि भाई ये 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप किसका आंसर देखोगे तो आंसर नंबर सी देखने को मिलेगा, 1 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि पहला कि फर्स्ट विनर यहाँ पर इस अवार्ड का अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स। दूसरा यहाँ पे रॉजर फेडरर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो मिल चुका है एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी यार हमारे पास में एक और एडिटोरियल है, मैं डिस्कस करता, लेकिन ऑलरेडी यार वीडियो बहुत लेट हो चुका है। वीडियो लेट होने के पीछे का रीज़न है, देखो जल्दी अपलोड हो जाता मैं 9 बजे तक 9:30 बजे तक अपलोड कर देता। रीज़न ये था यार कंस्ट्रक्शन हो रहा है बराबर में, बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था और उस शोर में मैं माइक लगा रहा था। वीडियो मैंने कई सारे रीटेक लिए हैं, अगर मैं आपको गैलरी में लेकर चलूँ तो कम से कम मैंने 50 रीटेक लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब साउंड आया जा रहा है सब कुछ करके देखा, प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके बाद जो है यार मैंने इस वीडियो को इस तरीके से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एडिटोरियल छोड़ देंगे, कल हम डिस्कस कर लेंगे, कल मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से समझा दूंगा।
ठीक है, कुछ ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हम चांद पर पहुँच चुके हैं, स्पेस के अंदर इनोवेशंस हो रहे हैं, उस तरीके से हमें भारत का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, स्पेशली लोगों की जॉब्स हैं, गरीबी है, इसके ऊपर भी थोड़ा और फोकस करके इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर एक मेजर फोकस है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है आपका, लेकिन छूटेगा नहीं। फिर भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कल के वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हो। कल मैंने दूसरे तरीके से किया था, आज सेशन को वापस से ऐसा करके किया है, कुछ चेंजेस करे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से बताना कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।